ठीक है। अभी हमने क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अब से आप लोगों की 10th क्लास की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। और भाई रिवीजन क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि आपका चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और हमने उसके अंदर कुछ चीज़ों को कवर कर लिया था। ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कितनी चीजें कवर कर ली थी। एक बार उनको रिवाइज करते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास में अगर आप सभी को याद है बच्चे, तो हमने दो तीन चीजें डिस्कस की थी। भाई एक चीजें तो हमने ऐसे डिस्कस की थी कि सर अगर हमारे पास में मान लो दो संख्याएं हैं। सर हमारे पास में दो संख्याएं, एक तो है एक्स। चलो हम संख्याएं लेकर देख लेते हैं। भाई एक तो हमारे पास में 100। सर एक है हमारे पास में 100। और सर एक है हमारे पास में 200। चलो 200 नहीं लेते हैं, 120 ले लेते हैं। सर एक है हमारे पास में 100 और एक है हमारे पास में 120। पूछा जाए कि सर बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा और इनका एलसीएम कितना होगा। तो बच्चे हमने इसको सीखा था कि आप 100 को कैसे लिख सकते हो। आप 100 के प्राइम फैक्टर करोगे। सर 2 से काटा 50। सर 2 से काटा 25। सर 5 से काटा 5। और सर 5 से काटा 1। यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं सर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यानी कि सर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। सर अगर हम 120 की बात करें तो सर 2 से काटा 60। 2 से काटा 30। सर 2 से काटा 15। 3 से काटा 5। और 5 से काटा 1। यानी कि सर हम 120 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अगर आप लोगों से इसका एचसीएफ पूछा गया है, मुझसे आप क्या कहोगे सर एचसीएफ का क्या होती है। सर जो संख्याएं कॉमन होती हैं, सर उनकी छोटी वाली घात। यानी कि जैसे सर दो कॉमन है, सर दो की छोटी घात कितनी है, दो गुणा। सर हमारे पास में पांच भी तो कॉमन है। बिल्कुल सर पांच यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आपने कहा पर पांच भी बाहर निकल जाएगा। तो सर पांच की घात छोटी कौन सी है, दो छोटी है एक छोटी है, आप कहोगे सर एक छोटी है। यानी कि सर ये तो हो गया हमारे पास में एचसीएफ। सर दो की पावर दो कितना होता है 4, और पांच की पावर एक कितना होता है 5, और ये कितना हो गया 20। इसी तरीके से जो एलसीएम होता है, एलसीएम कितना होता है, आपने कहा सर जो संख्याएं कॉमन है। सर पहले कॉमन की बात कर लेते हैं। सर जो संख्याएं कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घात। यानी कि सर दो कॉमन है और दो की बड़ी घात क्या है 3 गुणा। सर पांच कॉमन है और पांच की बड़ी घात क्या है 2। अब लिखे सर पांच की बड़ी घात है 2 गुणा। सर जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा 3 की घात की। क्या इतना क्लियर हो सभी को, 2 की घात 3 कितना होता है 8। पांच की घात 2 कितना होता है सर 25 गुणा 3। आप जानते हैं 25 8 200, 200 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 600। क्लियर हो सभी को, बताइए एक बार कि हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है। यानी कि अब आप कहोगे सर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बात सारी ये हो गई कि सर अगर हमारे पास में एक संख्या है एक्स, और सर हम एक्स को लिख सकते हैं ए की घात 3, बी की घात 7, सी की घात 5। और सर वाई है, वाई को हम लिख सकते हैं ए की घात 7, बी की घात 3, और सी की घात 2। और अगर अगर हमसे एच से पूछा जाए एक्स और वाई का, सॉरी अगर हम लोगों से एच से पूछा जाए किसका बच्चे एक्स और वाई का, तो हम बता देंगे सर जो चीज कॉमन है। कॉमन कौन है, सर ए कॉमन है तो सर ए की छोटी घात गुणा। सर बी कॉमन है तो सर बी की छोटी घात गुणा। और अगर सी कॉमन है तो सर सी की छोटी घात। और अगर सर हमसे इनका एलसीएम पूछ लिया जाए, तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में सर जो संख्या कॉमन है उनकी बड़ी घात। जैसे कि ए कॉमन है तो बड़ी घात 7, सर बी कॉमन है तो बड़ी घात 7, और सर सी कॉमन है तो सी की घात 5। क्लियर हो सभी को, बताइए बच्चे। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर था सभी को। ठीक है। हमने लास्ट में एक चीज और पढ़ी थी बच्चे, क्या पढ़ी थी कि मान लो हमारे पास में दो संख्याएं हैं, हमारे पास में दो संख्याएं हैं। एक है संख्या n1 और एक है संख्या n2। अगर आप दो संख्याओं को गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बताइए बच्चे, इतना क्लियर था आप लोगों को। जैसे कि सर दो संख्याएं हमारे पास में, यस सर। अगर हमसे यस सर। पूछा जाए सर 12 और 18, सर दो संख्याएं हैं। सर 12 का और 18 का एक काम करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देते हैं। सर हम 12 को लिख सकते हैं कितना, सर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। सर हम 18 को लिख सकते हैं कितना, सर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सर जो एचसीएफ आ जाएगा 12 और 18 का,
सर कितना आ जाएगा Yeah. HCF 12 और 18 का? सर जो कॉमन है सर उसकी छोटी घात, सर 2 कॉमन है 2 सर की छोटी घात गुणा सर 3 कॉमन है 3 की छोटी घात, ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 6। और अगर एलसीएम को देखा जाए तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 18 का। आपने कहा सर जो कॉमन है उनकी तो बड़ी घात, सर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में एलसीएम? आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास में 2 दूनी 4 3 4 9 और सर कितना हो गया हमारे पास में 36। क्लियर सभी को? अब आप यहाँ Yeah. देख पाओगे, अब आप यहाँ देख सर पाओगे कि अगर आप संख्याओं को गुणा करेंगे, भाई संख्या कौन है 12 और 18, करो 12 की गुणा 18 में। भाई आप लोग जानते हो 18 दूनी कितना होता है 36, 36 का 6 लिखा हाथ से लगा 3, सर 18 कम 18 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 21। यहाँ तक क्लियर सभी को? भाई संख्याओं का गुणनफल कितना Yeah. हो गया? यस सर। आप कहोगे सर संख्याओं का सर गुणनफल हमारे पास में हो गया है 216। ठीक है बच्चे, अब आप देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है। अगर आप एचसीएफ गुणा एलसीएम करोगे तो बच्चे एचसीएफ का मान कितना है 6, एलसीएम का मान कितना है 36, गुणा करके कितना आ गया 216। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सर इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। बताइए इतना क्लियर है सभी को? Yeah. ठीक है, अगर इतना सभी को सर क्लियर है तो हाँ अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, भाज्य संख्या क्या होती है। लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक की चीजें डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। देखिए हम ये सवाल कर रहे थे, ठीक है। देखिए अब आप इसमें क्या Yeah. करोगे, आप इसमें क्या करोगे, यदि दो धनात्मक सर पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक आप x और y को x की घात 4, x को p की घात 4 और q की घात 2 और y को p की घात 2 और q की घात 4 के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए आप इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? अभी आपको बताया था बच्चे एचसीएफ में क्या होगा। बच्चे एचसीएफ में जो चीज कॉमन है, आप कॉमन देखो कौन है। आपने कहा सर p कॉमन है तो सर p की छोटी घात, सर q कॉमन है तो q की छोटी घात। क्लियर सभी को? क्यों कम बताइए बच्चे क्लियर है ना सभी को? यस सर। Yeah. ठीक है, Yeah, सर ठीक है बच्चे अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जल्दी जल्दी सीख लेंगे चीजों को, बाकी हम सब नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। फिर से वही सवाल है, भाई आप x को लिख सकते हो p की घात 4 q की घात 2, आप y को लिख सकते हो p की Yes. घात 2 q की घात 4। इस बार Yes. आपसे एलसीएम पूछा गया है। बच्चे एलसीएम आप जानते हो, पहले तो सर कॉमन देखो, आपने कहा सर ये रहा कॉमन, जो कॉमन है सर उसकी बड़ी घात, सर ये भी कॉमन है और इसकी बड़ी घात। क्लियर हुआ सभी को? Yeah. ठीक है, सर यस सर ठीक है। लास्ट में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि भाई 6 और 20, यानी कि आपके पास में एक संख्या है 6 और एक संख्या है आपके पास में 20, और आपको इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है। बच्चे कितना है? आपको सर इन दोनों का एचसीएफ हमें 2 दिया गया है और सर हमसे एलसीएम के बारे में पूछा गया। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर ठीक है बच्चे, थोड़ा बस आराम से हमें पेशेंस के साथ पढ़ना है, ऐसे मतलब हमें नहीं करना है, बस माइक ओपन करके बोल दिया करो जल्दी से कि यस सर नो सर, जो भी आपको क्लियर लगे। ठीक है, आपने कहा सर हमारे पास में 2 संख्या है, कौन कौन सी? सर एक तो 6 है और एक 20 है। हमने लिख दिया सर एक संख्या 6 और एक संख्या 20 है। सर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? सर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 2। हमसे पूछा है कि आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दो। तो बच्चे हम लोग इसके अंदर एक चीज पढ़कर आए थे अभी कि अगर हमारे पास में 2 संख्याएं हैं तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा, जो सर संख्याओं का गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। मान भर दो, सर एक संख्या 6 थी, सर दूसरी संख्या 20 थी, सर एचसीएफ 2 था और एलसीएम हम लोगों से पूछा गया। सर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम सर इस तरफ ही रहेगा, और जो सर एलसीएम का मान होगा वो कितना हो जाएगा? सर 6 गुणा 20, और सर यहाँ 2 गुणा में है तो इधर आके भाग कर देगा, तो 2 से भाग करोगे तो सर ये 10 आ जाएगा, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। बता इतना क्लियर था सभी को? सर ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए कि क्या ये जो आपने पढ़ा था कि सर हमारे पास में एक संख्या है, सर हमारे पास में दूसरी संख्या है, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, तो क्या सर ये 3 संख्याओं में भी वैलिड होता है? क्या सर ये 3 संख्याओं में भी सत्य होता है? कि मान लो हमारे पास में 3 संख्या है, भाई n1 कितना है? आपने कहा 8, n2 कितना है? 9, n3 कितना है?
25। आपसे पूछा गया है अगर इनका एलसीएम 1800 है, आपने लिख दिया एलसीएम कितना है बच्चे हमारे पास में, सर 1800 है। एचसीएफ कितना है बच्चे हमारे पास में, आप कहोगे सर एचसीएफ हमारे पास में 1 है। तो क्या इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा कि 8 गुणा 9 गुणा 25, क्या इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, बताइए। भाई दो संख्याओं में तो लिख लो आप ये 100% ट्रू होता है, दो संख्याओं में तो ये 100% ट्रू होता है। लेकिन पर आप कहोगे सर तीन संख्याओं का हमें पता नहीं, सर तीन संख्याओं का हमें पता नहीं, तो क्या कहोगे आप, असत्य है। असत्य। क्लियर सभी को। अगर किसी सर बच्चे को कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। यानी कि अगर आपके पास में तीन संख्याओं के लिए ऐसा लिखा आता है, समझिए बच्चे, कि तीन संख्याओं के लिए अगर आपको ऐसा लिखा आता है कि तीन संख्याएं हैं हमारे पास में और उनका एलसीएम आपको दे दिया जाए ऐसे, एलसीएम, और तीन संख्याएं आपने लिख लिया, मान लो वो कोई भी संख्या है एक्स वाई और जेड, तीन संख्याएं, इनका एलसीएम कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर पी। और सर तीन संख्याएं हमारे पास में कौन सी सर, एक्स वाई जेड, और इनका एचसीएफ कितना है बच्चे, क्यू। तो क्या आपके पास में एक्स इंटू वाई इंटू जेड यानी कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, बताइए। ये स्टेटमेंट सत्य है या फिर असत्य है, बताइए। बच्चे वही है भाई, तीन संख्याओं के लिए आप नहीं कह सकते कि सत्य है, तीन संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, क्या है, तीन संख्याओं के लिए असत्य है। हाँ अगर हमारे पास में दो संख्याएं होती, अगर हमारे पास में सिर्फ दो सत्य। संख्याएं होती, दो संख्याओं में सत्य हो जाता, दो संख्याओं में सत्य हो जाता, लेकिन पर तीन संख्याओं में क्या ये असत्य है। इतना क्लियर सभी को, यस। ठीक है बच्चे। देखिए अब आपके पास में सवाल है, सवाल नंबर 10, ये आप सभी लोग अपनी कॉपी पे करोगे। भाई दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल आप लिखा सर हमारे पास में दो संख्या n1 गुणा n2, सर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास में 125 है। सर हमारे पास में दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है हमारे पास में 5 है। और सर हमसे दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है कितना होगा, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से अपनी कॉपी पे एक बार सोल्व करो जल्दी से, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, हमें कॉपी दिखाएंगे फिर जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से कॉपी के ऊपर सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी हमें जल्दी से दिखाएंगे। जिस बच्चे का भी हो जाएगा वो अपनी अपना कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ छोड़ देंगे, हम अपने आप देख लेंगे। और फिर एनसीईआरटी की बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे जल्दी। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है दीपक का, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे एक बार और फिर अपनी कॉपी दिखाएंगे। दीपक एक बार अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाने बच्चे। दो बच्चों ने पोल सॉरी चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज दिया है, तो बच्चे एक बार अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए दोनों बच्चे। नकुल, दीपक, बच्चे अगर आपने कॉपी पे कहे तो जल्दी से अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करो। चलिए हम इसको समझते हैं एक बार बच्चे कैसे होगा, सर बताइए। हाँ बताइए दीपक। सर ये भी ऑप्शन तो मैंने पहले भी बताया है, सत्य और सत्य में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पहले वाले क्वेश्चन के लिए भेजा था, तो अभी आप हमें बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो पाया कि नहीं हो पाया दीपक बच्चे। ठीक है, नो सर। नो ठीक है, अभी हम बताते थे आपको। आप पारस बच्चे आप अपनी कॉपी दिखाओगे कैमरा ऑन करके। ठीक है, रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चे, अगर आप कैमरा दिखा पाओगे कॉपी ऑन करके।
चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया बच्चे? आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। जब आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो आपको नहीं पता संख्या क्या है। आपने मान लिया एक संख्या n1 है और एक संख्या n2 है, और सर इन दोनों का जो गुणनफल है वो 125 है। ठीक है बच्चे, फिर आपको एचसीएफ दे दिया गया है दोनों संख्याओं का, कितना? 5, और आपसे दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ लिया गया है। भाई पहली बात तो ये, जब आपको संख्याएं नहीं पता तो आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर, इसका इस्तेमाल करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर हमने एक सरसमी का आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर हम n1 की गुणा n2 में कर देते हैं तो सर ये जो वैल्यू आती है n1 गुणा n2, सर वो किसके बराबर आती है? संख्याओं के एचसीएफ गुणा संख्याओं के एलसीएम के बराबर आती है। ठीक है बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए सभी को, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए सभी को। किसी बच्चे ने अपना, ठीक है चलिए, फिर आप क्या कहोगे? सर n1 इंटू n2 तो हमें पता है कितना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चे? 125 है। आपने 125 लिख दिया। सर एचसीएफ भी मुझे पता है कितना है, 5 है, और सर मेरे से एलसीएम पूछा गया। तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा? कि आपको एलसीएम निकालना है तो वो इधर ही रहेगा, और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 यहाँ गुणा में, तो इधर आके 5 क्या कर देंगे बच्चे? भाग कर देंगे। जब आप 125 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, बचा 2, ऊपर से उतारा 5, 55 25। क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे एक बार, क्या क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर समझना आप, इसका उल्टा सवाल है। यहाँ पर दिया गया दो संख्या x और y है। दो संख्या कौन सी है? आपने कहा सर एक x है और एक y है। ठीक है, आपने कहा सर एक संख्या x है और एक संख्या कौन है बच्चे? y है। आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है कितना? 5। आपने लिखा एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चे आपको इन दोनों संख्याओं का? 5। और एलसीएम कितना दे रखा है इन दोनों संख्याओं का? आपको सर एलसीएम दे रखा है 200। क्लियर सभी को? पूछा गया है कि बताइए x और y का गुणनफल कितना होगा। यानी कि आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि x गुणा y बताओ कितना होगा। चलिए बताइए बच्चे, आप लोग कॉपी में सोल्व कीजिए, जिसका हो जाए वो हमें एक बार कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखा देना। जिस बच्चे का भी हो जाएगा वो अपनी कॉपी की तरफ एक बार कैमरा ऑन करके हमें दिखा देगा जल्दी से। ठीक है, पारस का हो गया है। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। बाकी और बच्चे ने, किसी ने किया कि नहीं किया अभी तक? बहुत ही आसान सवाल है और अभी तक सिर्फ पारस ने किया है। बहुत ही आसान सवाल है और अभी तक सिर्फ पारस ने किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। देखो अगर पारस कर पा रहे तो सवाल इतनी ही देर का है, क्योंकि पारस ने कॉपी के ऊपर लिख कर दिखा दिया है। चलिए बताएं बच्चे, हम बता दें आपको, या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, रोहतास के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है, शायद इन्होंने भी कर लिया, इनकी भी कॉपी पर हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी किसी और बच्चे ने किया है अभी? पारस ने कर लिया है, और रोहतास के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन कर ली है, इन्होंने कर लिया है। नकुल आप दिखाओगे बच्चे कॉपी? ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप हमें बताइए भाई, दो संख्याओं x और y के एचसीएफ आपको पता है। भाई दो संख्या है x और y, और आपको पता है x और y का एचसीएफ कितना है? 5, और x और y का एलसीएम कितना है? 200। आपको संख्याएं तो नहीं पता, आपको संख्याएं नहीं पता। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनका गुणनफल निकाल सकते हो, आप क्या कहोगे? सर आपने भी एक चीज याद कराई थी कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और उन संख्याओं के एलसीएम के मेरा गुणनफल कैमरा के खराब हो बराबर रहा होता है। है। क्या बच्चे? हेलो, जी मेरा कैमरा खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? एक्स गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? एच सी एफ इंटू एलसीएम। सॉरी, हमने एच सी एफ को कुछ और लिख दिया है, तो हम लिखेंगे इसको कितना? एच सी एफ गुणा एल वाई निकालना चाहिए, तो एक्स इंटू वाई रहेगा संख्याओं का गुणनफल। एच सी एफ कितना दे रखा है? 5, और बच्चे हमें एलसीएम कितना दे रखा है? 200। तो जो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 1000। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। यस सर।
ठीक है, अब इतना Yes, sir. हाँ आप बच्चे इतना आप सभी को क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को एलसीएम दे रखा है 30 और 20 का एलसीएम है इतना। आप हमें बताइए कि एचसीएफ कितना होगा, जल्दी से। सभी बच्चे इसको कॉपी पे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से हमें कॉपी के अंदर दिखा देंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से कॉपी के अंदर हल करेंगे और कॉपी के अंदर हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से सभी बच्चे हमें दिखा देंगे। जिसका भी हो जाएगा बच्चे वो अपने कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं इनका शायद हो गया सवाल। दिखाइए बच्चे एक बार जल्दी से, रोहतास के नाम से जो बच्ची क्लास ज्वाइन करती है। एक सेकंड बच्चे ऐसे ही रखना। कितना आगे बच्चे आंसर की तरफ फोकस करना, एक बार एक सेकंड रुको जरा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पर। बच्चे आपने लिखा एलसीएम बराबर, बच्चे थोड़ा सा गलत नहीं लिख दिया आपने। आपको ये लिखना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या आपको संख्याएं पता है? आपको भी सर संख्याएं तो पता है हमें, 1 30 1 60 है। समझ रहे हो आप लोग? भाई आप लोगों को संख्याएं पता है ना? हाँ, आपको भी सर संख्याएं पता है, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, और सर इन दोनों Yes, sir. संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। चलिए अब जल्दी से सोल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे। Yes, sir. बाकी सभी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। जिस जिस बच्चे को हो जाएगा वो बच्चा जल्दी से सोल्व करेगा। सोल्व करने के बाद में अपना कॉपी में सोल्व कीजिए और अपनी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाई जल्दी से। हुआ बच्ची आपका? नकुल बच्चे आप बेवजह में कमेंट्स टाइप कर रहे हो, आपका कैमरा खराब है। अच्छा ठीक है बच्चे। यस सर। बच्चे आपने ये ASA क्यों लिखकर भेजा है फिर? दब गया ना। ठीक है, चलिए मैं एक बार समझा देते हैं, बच्चों को ध्यान से देखना। ये बहुत ही सवाल आसान था। आप लोगों को एक चीज बताई गई है, इसके बहुत सारे सवाल हैं एनसीईआरटी के अंदर। देखो आपको सर N1 इंटू N2 बराबर होता है सर HCF इंटू एलसीएम के। यानी कि दो संख्याएं अगर आपको पता है तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, इन दोनों संख्याओं के HCF और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के प्रोडक्ट के यानी कि गुणा के बराबर। आपने कहा सर संख्याएं तो पता है, सर एक संख्या तो 30 है और सर एक संख्या हमारे पास में 20 है, और जो इनका गुणनफल होगा वो इनके HCF और एलसीएम के बराबर होगा। तो सर हमें HCF तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर सर एलसीएम में पता है कितना होगा, 60 होगा। तो बच्चे आपको HCF निकालना है तो HCF इधर ही रहेगा, और हमारे पास में 60 कहाँ पर है, गुणा में है, तो इधर आके कहाँ पर आ जाएगा, तो 60 हमारे पास में भाग में आ जाएगा। सर 30 से काटा 30 दूनी 60, और सर 2 से काटा 10। बताइए बताइए HCF कितना आ गया आपको? सर HCF आ गया हमारे पास में 10। क्लियर हो सभी को? बताइए बच्चे, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब एक सही बच्चों को क्लियर है। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक निकालो जल्दी से। आप लोग एनसीईआरटी की बुक है सभी के पास में? ठीक है, आप एक्सरसाइज, हाँ आप एक्सरसाइज निकालिए 1.2 काट लीजिए। निकालिए 1.2। देखिए 1.2 के अंदर बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला सवाल आप लोगों को लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चे इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करते हैं समझ लीजिए आप लोग जल्दी से। जैसे कि इसके अंदर लिखा है 140। बच्चे आपको 140 को व्यक्त करना है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो
आप 140 के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। भाई 2 से काटा सर 70 आ गया, तो 2 से काटा 35 आ गया सर, 5 से काटा 7 आ गया, और 7 से काटा सर 1 आ गया। यानी कि हम सर 140 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर सर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर तो आप ये सवाल कर लोगे ना बाकी के जितने बचे हुए हैं इसके अंदर? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ोगे तो लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो बच्चे पहला सवाल है 26 और 91। तो 26 और 91 का आपको एचसीएफ भी निकालना है और आपको एलसीएम भी निकालना है। 26 और 91 का कैसे निकालोगे? आपने कहा सर आपने तो सिखा ही रखा है हमें प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। सर 26 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? सर 2 से काटा सर 13, और 13 से काटा 1। सर 91 की बात करें, आप काटोगे सर ना ये तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, बच्चे कटेगा 7 से। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और अभी कटेगा 13 से। आप देख पा रहे हो कि सर 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा? आप लिखोगे सर 26 बराबर कितना, 2 गुणा 13, और सर हमारे पास में 91 बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 7 गुणा 13। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर एचसीएफ जो होता है वो होता है सर हमारे पास में कॉमन नंबर की छोटी वाली घात। सर कॉमन नंबर कितना है? 13। आप लिख दीजिए इसके अंदर कितना हो गया बच्चे, एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में 13। और अगर सर हम एलसीएम की बात करें तो सर एलसीएम कितना होता है? आपने कहा सर एलसीएम तो होता है हमारे पास में कि जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख लो। आपने लिख लिया 13, बाकी सर हमारे पास में 2 बचा और हमारे पास में 7 बचा। क्लियर सभी को? तो आप कह दोगे कि सर 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो तो सर 13 है, और जो एलसीएम है वो कितना बच्चा हमारे पास में? कि सर एक काम करते हैं 13 दूनी 26 हो गया, और 26 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना जाएगा? तो 7 6 42 का तो 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी कि सर ये आ जाएगा 182। क्लियर सभी को? सर ठीक है, अब आपको ये भी जांच करनी है क्या संख्याओं का गुणनफल, भाई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। क्या 26 और 91 का जो गुणनफल है और जो हमारे पास में 13 और 182 का गुणनफल है, क्या ये दोनों गुणनफल बराबर हैं? क्या ये दोनों गुणनफल बराबर है? अगर बराबर हैं हमारे पास में, बच्चे आप कह दोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला सवाल है हमारे पास में 12, 15 और कितना बच्चे हमारे पास में 21। 12, 15 और 21। आपसे कहा गया कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आपने कहा सर 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने 15 को काटा, बच्चे 15 कटेगा 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी तरीके से सर 21 को काटा, सर 3 से कटेगा 3 7 21 और 7 एकम 7। यानी कि सर हम 12 को तो लिख सकते हैं कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3। सर हम लोग 15 को लिख सकते हैं कितना, 3 गुणा 5। और सर हम लोग 21 को लिख सकते हैं कितना बच्चे, 3 गुणा 7। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बाकी हमारे पास में सिर्फ कितना बच गया है? हमारे पास में बच गया है कि आप एचसीएफ और एलसीएम बताओ। बच्चे एचसीएफ क्या होता है? आप कहोगे सर एचसीएफ होता है सभी के अंदर कॉमन। बच्चे इन सभी का, बच्चे माइक बंद, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा मत क्या करो कि अगर आप माइक ओपन कर दें तो उसको बंद ना किया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। बच्चे माइक ओपन करके बंद भी कर दिया करो। देखिए आप हमें बताओगे, जय जी। ठीक है, आप हमें इसके अंदर बताओगे बच्चे कि अगर हम पूछे जाए तो आपके पास में इसका एचसीएफ, सॉरी आपने कहा सर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सर अगर इसको और आगे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं सर 2 की घात 2 गुणा 3, सर 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। क्लियर हुआ इतना बच्चे? आपने कुछ नहीं लिखा है? सर हाँ, अभी आपने कुछ नहीं,
बट अगर आप इसका HCF निकालोगे तो HCF बताइए कितना होगा। आपने कहा सर HCF होगा, पहले संख्याएं कॉमन ढूंढो। भाई कॉमन संख्या कौन सी है? आप कहोगे सर 3 ही कॉमन संख्या है जो सभी में प्रेजेंट है। आपने कहा सर इसका HCF हो गया 3, और सर इसमें सबसे छोटी घात भी 1 ही है। और सर अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का तो बहुत सारे नंबर आएंगे। भाई जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिख लो। आपने कहा सर 3 की घात 1 है, उसको कॉमन को लिख लिया। अब क्या है सर हमारे पास में 3 की घात 1 के बाद में? आप कहोगे सर हमारे पास में कुछ नहीं बचा, एक तो बचा है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की पावर 1। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है आप लोगों को तो क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, कराया जाए कि नहीं कराया जाए एनसीईआरटी की बुक में? आप कर लेंगे? कर लोगे? चलिए, अगर आप कर सर। लोगे तो आप चलिए बच्चे, हाँ अब आप जल्दी से चलिए एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, 1.3 की तरफ। बच्चे बताइए 1.3 में क्या आप लोग सिद्ध कर लोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? यस सर। बताइए जरा कैसे सिद्ध करते हैं बच्चे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? बच्चे कैसे प्रूव करते हो आप? √3 या फिर √5 या फिर √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं? ठीक है, दीपक कॉपी के अंदर कुछ दिखा रहे हैं हमें, एक बार दीपक की कॉपी हमें देखनी पड़ेगी। दीपक बच्चे गलत है, ये तो नहीं लिखेंगे, √5 नहीं लिख सकते क्योंकि आप परिमेय नहीं लिख सकते। चलिए पहले हम कुछ √5/3। हाँ बच्चे बोलिए। √5/3। √5/3 नहीं बच्चे नहीं। देखिए सर आप, √5 अपरिमेय संख्या है सर। हाँ √5 अपरिमेय संख्या है। देखो आप सभी लोग एक बार जल्दी से अपनी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.3 खोलिए जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से खोलेंगे, खोलिए सभी बच्चों ने 1.3 को। यहाँ पर क्वेश्चन सर। नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आप लोग सिद्ध कीजिए। भाई क्या सिद्ध करना है? कि आप लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे ये क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। जब आपको क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाले आते हैं तो बच्चे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखो इसी तरीके के 3-4 क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बुक में है कि नहीं है? तो बच्चे अगर आपसे सिद्ध करना है कि √5, हो सकता है पेपर में लिखा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे इन सभी को सवालों को करने के लिए एक, हाँ बच्चे बोलिए। ठीक है, इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए आपके पास में एक मेथड होता है पूरा का पूरा। सर मेथड कैसा होता है? सर मेथड कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि √5 अपरिमेय हाँ संख्या 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं। ठीक है बच्चे, परिमेय संख्या ही हमने मान लिया। देखो ये हमने माना है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हाँ जी। और आप जानते हो कि भाई जो परिमेय संख्याएं होती है आप उन्हें P/Q के रूप में लिख पाते हो। आप अगर परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख पाते हो तो आप ये मान लिया √5 बराबर A/B। और आपको लिखना पड़ेगा A और B दोनों कैसे हैं? भाई सह अभाज्य है। कैसे हैं? सह अभाज्य। अब आप कहोगे सर सह अभाज्य का मतलब क्या होता है हमारे पास में? बच्चे सह अभाज्य का मतलब क्या है कि आपके पास में क्या है, ए और बी के अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर आप लिख दें 2/8, भाई इसके और इसके अंदर एक संख्या कॉमन है 2, है कि नहीं? बताओ, ये 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 ये 2 से कट जाएगा, 2 4। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया बच्चे कितना 18/36, तो इनके बीच में, हाँ इनके बीच में एक संख्या कॉमन है। कौन सी कॉमन है? आप कहोगे सर 9 कॉमन है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36। क्लियर बच्चे? सॉरी, इसमें 18 ही कॉमन है सर। 18 का 18, 18 दूनी 36। तो आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि सर हमने √5 को एक परिमेय संख्या मानी है, और जब सर परिमेय संख्या मानी तो हम A/B के भी रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पर सर मेरी शर्त है कि A और B हमारे पास में क्या है? सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका HCF यानी कि जिनका में से एक होता है। जैसे कि सर 7 और 8 है, इनका अगर आप HCF निकालोगे तो बच्चे इनका HCF 1 आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा।
तो सर ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है हमारी क्या कहलाती है? वो सह निकट तीन अभाज्य जी संख्या। जी ठीक है बच्चे, क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे √5 बराबर ए अपॉन बी, और आपने लिख दिया कि ए और बी क्या हमारे पास है? सहअभाज्य संख्या है। देखिए, जब आप इसको क्लियर करोगे, आगे सोल्व करोगे, आपने कहा सर इसके नीचे कुछ नहीं है, सर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने लिखा √5 गुणा बी बराबर ए। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर, ये बात है। यस सर। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग हमें बता देना कि सर यहाँ पे कोई डाउट है। यहाँ तक तो नो कोई सर। डाउट नहीं है ना? ठीक है, सर अब आप नो लिख सर। सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? सर ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। और सर हम इसको लिख सकते हैं कि b² बराबर 25। रुक जाइए, इस सवाल को करने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। चलिए, हम इस सवाल को करने से पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। बच्चे एक वर्गमूल। बार जल्दी से, हाँ, सभी बच्चे एक बार कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, कि हम लोग सीख लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, घात क्या होती है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद हम इन सर ये दोनों वर्ग चीजों को, आओ ना, मास्टर समझाए थे। क्या चीज बच्चे? सर ये वर्ग लिखवाए थे सर ने। लिखा नहीं है आपने? सर ठीक है, हमें दिखाया भी नहीं था, अब आप लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। देखो, सहभाज्य संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई और सार गुणनखंड यानी कि कोई और हमारे पास में कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि हमारे पास में संख्याएं दो या दो से अधिक होनी चाहिए। जैसे कि सर हमारे पास में 5 है। अणगणित। बच्चे प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए प्लीज, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास के अंदर बहुत ज्यादा। हम आपका माइक बंद कर दे रहे हैं, अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कर नहीं पाएगा ओपन। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि आप बेवजह में माइक ओपन करके बोल रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, अब हमने आपके माइक बंद कर दिया। अगर आप किसी बच्चे को कुछ बोल रहे हैं, कुछ डाउट है, तो प्लीज वो चैट सेक्शन में ही लिखकर अपना डाउट पूछना। देखिए बच्चे, आपको सर अभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे। देखिए बच्चे, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कि सर दो या दो से अधिक संख्या है, अगर आपको दो या दो से अधिक संख्या दिए जाए जिनमें एक के अलावा कोई और सार गुणनखंड नहीं होता, सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है बच्चे? आप लोगों ने 4 का फैक्टर निकालना सीखा था, 4 का गुणनखंड। भाई 4 1 से भाग होता है, 4 2 से भी भाग होता है, और 4 4 से भाग होता है। ठीक है बच्चे, अगर बात की जाए 7 के बारे में, तो 7 किस किस संख्या से भाग होता है? सर 1 से भाग होता है, 7 से भाग होता है। तो आपके पास में 4 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं बच्चे जिनके बीच में एचसीएफ कितना है? जिनके बीच में एचसीएफ हमारे पास में सिर्फ 1 है। तो ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कोई और सार गुणनखंड नहीं होता, वो संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आप 4 और 7 को बच्चे क्या बोल सकते हो? आप इनको सह अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। तो इतना क्लियर हो सभी को? चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए अगर इतना क्लियर सभी को। जल्दी से बच्चे, जल्दी से। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है। चलिए, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर, तो हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपने कहा सर अगर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा संख्या है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका एचसीएफ अगर एक है, वो हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी? सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। भाई सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है बच्चे? हमेशा एक होता है। कितना होता है बच्चे? हमेशा एक होता है। ठीक है, चलिए, अब देखो घात का मतलब क्या होता है, आप समझिए जल्दी से बच्चे। घात का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है कि उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे कि मान लो लिखा है 8 की घात 3, तो 8 की घात का 3 का मतलब है 8 अपने आप से टोटल 3 बार गुणा होता है। क्लियर सभी को? अगर हमारे पास में कहीं लिखा है 2 की पावर 6, तो सर इसका मतलब क्या है? 2 अपने आप से 6 बार गुणा हो रहा है। 2 3 4 5 6, तो हमारे पास में 2 कितनी बार आ गया? 6 बार। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो।
कि सर घात का मतलब हमें क्लियर है, ठीक है। चलिए घात का मतलब सभी को क्लियर है। आपने कहा सर घात का मतलब है कि अगर जिस भी संख्या की जितनी घात है तो उसी संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 25 को घातांक के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? आपने कहा सर मैं 25 को पहले से क्या कर दूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। सर 5 से काटा 5 और सर 5 से काटा 1, यानी कि सर जो 25 का घातांक के रूप होगा, आप कहोगे यानी कि सर जो 25 का घातांक के रूप होगा वो कितना हो जाएगा सर 5 गुणा 5, और जब एक संख्या खुद से मल्टीप्लाई होती है तो सर इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। क्लियर सभी को? जल्दी से एक बार बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेगा। क्लियर सभी को? ठीक है। यानी कि आपने कहा सर घातांक के रूप तो हमें समझ में आ गया है। जब घातांक के रूप आप लोगों को समझ में आ गया है तो बच्चे अब आप लोग वर्ग के बारे में सीखिए। वर्ग क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, यदि एक संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह संख्या का वर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि 5 का वर्ग कितना होगा, आपने कहा सर 5 का वर्ग का मतलब है 5 अपने आप से गुणा हुआ है, और जब 5 अपने आप से गुणा हुआ है तो सर प्रोडक्ट कितना आएगा, यानी कि हमारे पास में गुणनफल कितना आएगा? 25। आपसे कोई पूछ लगे कि बताइए 7 का वर्ग कितना होगा, तो आपने कहा सर जो 7 का वर्ग होगा वो हमारे पास में कितना होगा? सर 7 की गुणा 7 से करना, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 49। यानी कि किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिख करके दर्शाया जाता है, और सर मान हमें निकालना आता है। बताइए इतना क्लियर सभी को? भाई किसी भी संख्या के वर्ग को आप उसकी घात 2 लिखकर ही दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, ये तो वर्ग हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं वर्गमूल की, कि वर्गमूल क्या होता है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, भाई आपसे कहा जाए 5 का वर्ग बताइए, आपने कहा 25, और अगर हम आप लोगों से पूछने लगे कि आप हमें 25 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, आपने कहा सर 25 का वर्गमूल होगा हमारे पास में 5। यानी कि सर सबसे पहले तो ये समझिए कि वर्गमूल वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? भाई 7 का जो वर्ग होगा वो 49 होगा, और जो 49 का वर्गमूल होगा वो हमारे पास में 7 होगा। क्या इतना क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? सॉरी बच्चे, अभी सभी बच्चों को आवाज और वीडियो दिख रही है ना? एक बार बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बच्चे। अभी सभी बच्चों को वीडियो और आवाज आ रही है ना? ठीक है। चलिए, हाँ हाँ बच्चे अभी आ रही है ना आवाज और वीडियो? ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो ठीक है। यानी कि आप बच्चे हमें बताइए कि क्या आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई है। जैसे कि बच्चे आपसे पूछा जाए 8 का वर्ग बताइए, आपने कहा सर 8 का वर्ग कितना होता है? 64। और अगर आपसे पूछा जाए 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो बच्चे आप कहोगे 64 का वर्गमूल हमारे पास में होगा 8। क्लियर इतना सभी बच्चों को? अभी वर्गमूल निकालते कैसे हैं बच्चे? अगर आपको नहीं पता है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए √64 का मान बताइए कितना आएगा, तो बच्चे आप 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। आपने 64 को काटा, 2 से काटा, कितना आ गया बच्चे? 32। 2 से काटा बच्चे कितना आ गया? 16। 2 से काटा बच्चे कितना आ गया? 8। 2 से काटा कितना आ गया? 4। 2 से काटा कितना आ गया? 2। और 2 से काटा कितना आ गया? 1। यानी कि आप सर √64 को लिख सकते हैं कितना? सर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार। और अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप इनके पेयर बना लोगे, यानी कि रूट के अंदर ये एक जोड़ा बन गया तो सर एक बाहर निकल गया पूरा। सर रूट के अंदर ये एक जोड़ा बन गया तो सर ये एक बाहर निकल गया पूरा। सर रूट के अंदर ये एक जोड़ा निकल बन गया तो एक बाहर निकल गया। तो सर √64 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर सभी को कि आप अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल का मान निकाल सकते
ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं, तो 36 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालोगे तो बच्चे कितना निकल जाएगा 36 का। आपने कहा सर 36 का अगर आपसे वर्गमूल पूछा गया है तो सर 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, कि सर हम 36 के क्या कर लेंगे, एक तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया सर 2 × 2 × 3 × 3, और सर जो जोड़े बनेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि सर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर निकाल लिया, गुणा सर ये 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकाल लिया, हमारे पास में कितना आ गया 6, यानी कि सर √36 को हम 6 लिख सकते हैं। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अब हमें वर्ग और वर्गमूल तो पता लग गया बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। बच्चे परिमेय संख्या कौन सी होती है कि सर जिनको हम P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली, यानी कि वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q हमारे पूर्णांक हो और Q यानी कि हर में कभी भी 0 ना हो, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि सर 3/5 अगर देखा जाए तो ये P/Q के रूप में लिखिए, आपको भी सर लिखिए। P और Q दोनों ही पूर्णांक है, आपको भी यस सर है। और सर हमारे पास में Q की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि सर 5 इज नॉट इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। सर 9/2 को देखो तो सर ये P/Q के रूप में लिखिए। सर 9 और 2 दोनों ही हमारे क्या है, पूर्णांक हैं। और सर अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो 2 है वो इक्वल टू 0 नहीं है, आप कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या है। सर इसके नीचे तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखी, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 लिख लो, तो अब आप कहोगे सर 11/1 P/Q के रूप में लिखिए। सर 11 और 1 दोनों ही हमारे पूर्णांक है, और सर हमारा एक जो हर में वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो 1 है। सर अगर देखा जाए 5.5 को, तो सर 5.5 में से हमने डेसिमल हटाया तो सर उसके नीचे 10 आ गया, यानी कि सर कुल मिला के 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं, 55/10 लिख सकते हैं। तो सर ये P/Q के रूप में लिखा है। 55 और 10 दोनों ही पूर्णांक हैं, और बच्चे हमारा जो 10 है वो 0 के बराबर नहीं है। सर √16 का मान कितना होता है बच्चे, 4 होता है, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में। तो दोनों ही पूर्णांक हैं और हमारा 1 0 के बराबर नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर ये सारी संख्याएं हमारी क्या है। बच्चे कोई बात नहीं, आप माइक तो ओपन कर ही नहीं पा रहे हो, अब आप आगे से कैमरा भी ऑन नहीं कर पाओगे। तनुज हम आपको हर बार देखते हैं जिस दिन तनुज क्लास ज्वाइन करते हैं, तनुज कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। देखिए यानी कि अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए तो सर हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पता लग गया है। परिमेय संख्याएं सर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सर अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, जैसे कि सर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये जितनी भी संख्याएं हैं सर ये सारी की सारी P/Q के रूप में लिख सकती हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सर सभी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सर पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, सर जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं आप सभी को P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि सभी की सभी हमारी क्या होती है बच्चे, परिमेय संख्या होती है। तो जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं सर माइनस वाली संख्याएं, -2 -1 0 1 2 3, सर जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं सर आप इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि ये भी हमारे क्या होते हैं बच्चे, परिमेय संख्याएं कर लेती है। सर जितने भी हमारे डेसिमल नंबर होते हैं जैसे कि 5.7, डेसिमल हटाओ, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखो, डेसिमल से सीधे हाथ की तरफ एक संख्या है तो 1 0 लगा दो, यानी कि 5.7 को आप 57/10 लिख सकते हो, यानी कि आप इन वाले नंबर्स को भी क्या लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। सर √4 का मान 2 होता है, सर √9 का मान 3 होता है, सर √16 का मान हमारे पास में कितना होता है, 4 होता है, सर √1 का मान 1 होता है। तो बच्चे √1 √4 √9 √16 √25 ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं बच्चे, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कितना क्लियर हुआ सभी को। चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करो अगर आप लोगों को क्लियर है कि भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं, सर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सर जितने भी हमारे दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, और सर जो हमारी रूट में लिखी होती है पर लेकिन पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये सब क्लियर होगी सर हमें बात किस चीज की। सर ये बात क्लियर होगी हमें परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं में हमें बच्चे याद रखना है, क्या याद रखना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि 0/1 ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। हमारे दोनों ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हैं,
और सर हमारा क्यों 0 के बराबर नहीं है। आप कहोगे सर 0 भी एक परिमेय संख्या है। बात कर लेते हैं बच्चे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे सर अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर अगर बात की जाए प्रश्नावली 1.3 की, तो सर यही पूछा गया था कि क्या √5 को आप बता सकते हो कि कैसे एक परिमेय संख्या है। यानी कि अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती। देखिए अपरिमेय संख्या यानी कि वह संख्या है जिसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिन्हें आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3 है। अब आपको लग रहा होगा सर √3 को तो मैं √3/1 लिख सकता हूँ बच्चे, लेकिन फिर ये भी तो देखो p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। चलो ये तो पूर्णांक है, बट √3 तो पूर्णांक नहीं है ना। जब ये पूर्णांक नहीं है तो बच्चे आप कह दोगे कि √3 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। सर √7, √5, √2, सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या, रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब आपने पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ रखा था जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, वर्ग वर्गमूल हम लोगों ने पढ़ा था, घन घनमूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने शायद वहां पे ये भी पढ़ा था कि जो रूट के अंदर अगर आपने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी तो वो आपकी कैसी कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर सभी को। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। देखो ये लिखा है 4.5, 4.5 में से अगर आप दशमलव हटाओगे तो सर दशमलव के प्लेस पर 1 आएगा, सर दशमलव के सीधा की तरफ एक संख्या तो एक 0 आ गई, और सर ये कितना आ गया हमारे पास है 45/10। यानी कि हम लोग 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं। ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखे तो सर ये हमारे पास है परिमेय संख्या। -5 बच्चे, -5 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, सर ये भी एक इंटीजर है या भी ये भी एक इंटीजर है, यानी कि दोनों ही पूर्णांक हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई एक संख्या है जो कि हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। सर 1/2 तो पहले से p अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। सर 0 तो अभी आपने बताया था कि एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। बच्चे √11 ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बच्चे, एक अपरिमेय संख्या होगी। सर √25 का मान तो 5 होता है, और 5/1 सर ये भी हमारे पास में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ कि सिर्फ √11 एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या है। क्लियर हो सभी को। अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो जल्दी से। ठीक है, कुछ बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यानी कि सर हमें पता लग गया है कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी अपरिमेय होती है। अब बच्चे हमें एक थ्योरम पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक की एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है भाई, p एक हमारे पास में अभाज्य संख्या है। आपने कहा सर ये रहा p एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर। सर हमारे पास में a² है, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर है। ये भाई किसी संख्या का स्क्वायर है, आपने लिख दिया कि हमारे पास में क्या है, a² है। यदि p a² को भाग कर रहा है, यदि p a² को भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, आप करके देखो भाई। 3 से कैसे को भाग करोगे तो 3 दूनी 6, सर घटा तो 2 आया 1, और 3 सत्ते 21। यानी कि अगर p a² को पूरा का पूरा भाग कर रहा है, आप देख भी पा रहे हो कि p a² को पूरा का पूरा भाग कर रहा है, तो p a को भैया किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर ये 9 का स्क्वायर है, तो p a को भी पूरा पूरा भाग करेगा। इतना क्लियर हो सभी को। बताइए यदि कोई संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को भाग कर रही है तो वह उस संख्या को भी भाग करेगी। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। तनुज आपको आवाज नहीं आती है, वो हमें पता है, आपको आवाज कभी नहीं आती। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो आपको कभी आवाज नहीं आती। बाकी सभी बच्चे बताइए एक बार चैट सेक्शन के अंदर, सभी बच्चों को क्लियर है ना। क्लियर तो वाई टाइप करो सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, चलिए ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बस एक बार आप ये समझ जाना, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से।